नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, अभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं पीसीटी 5 का। ठीक है, तो पीसीटी 5 का जो पेपर डिस्कशन है वो बच्चों, हाँ ठीक दिख रहा है। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर मार्बल स्लैब whose length is 3.4 meter and breadth is 2 meter. It has mass of 180 kg, or if it is originally lying on the flat ground, how much work done is needed to stand by end? तो बच्चों, कितना वर्क करना पड़ेगा इसको एक एंड से खड़ा करने के लिए? तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इसकी लेंथ है 3.4 मीटर। तो करना क्या बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। तो W बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज एम जी एच। एच कितना, दैट इज 3.4/2। तो इधर कितना 9, ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 90। तो बच्चों अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा दैट इज 3060 जूल वर्क आएगा। तो यहाँ पर बच्चों 3 किलो जूल लिख सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अ वेट अ वेट लिफ्टर लिफ्ट 300 kg फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट ऑफ। तो बच्चों एक वेट लिफ्टर है जो ग्राउंड से 300 kg उठाता है और उसको 2 मीटर की हाइट पे रखता है 3 सेकेंड में। तो पावर पूछा है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो वर्क कितना होगा m, मास कितना बेटा 300 kg, g कितना बेटा 10, और h कितना बेटा, h है 2 बाई टाइम, टाइम कितना बेटा 3। तो रहेगा दैट इज 2000 वॉट। तो 2000 वॉट के बच्चों इससे कम आएगा। अगर 9.8 लोगे जी बराबर, तो आ जाएगा दैट इज 1960। तो बच्चों सेकेंड का फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ 60 kg मैन अप इन स्टेयर्स इन 12 सेकेंड एंड 50 kg इन 11 सेकेंड। तो रेशियो ऑफ देयर पावर। तो पावर बराबर होता बेटा W/T। तो P1 निकाल लेते हैं। तो वर्क कितना होगा, दैट इज mgh बाई टी। टाइम कितना लगा बच्चों, दैट इज 12 सेकेंड। P2 देखते हैं बच्चों, मास कितना 50 kg, जी कितना g, और h कितना बेटा, h के बराबर, टाइम लगा 11 सेकेंड। तो रेशियो पूछा है पावर का बच्चों। तो दैट इज P1/P2। तो P1 कितना है 60 इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई 12 इंटू बेटा 11 डिवाइड बाई 50 GH। तो GH कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो आ जाएगा दैट इज 6 2 12। तो आ जाएगा बच्चों दैट इज 11:10। 11:10 बच्चों, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक ऑफ A 10 kg block is pulled along the frictionless surface in the form of arc circular loop. तो बच्चों applied force 200 Newton if the block has started at rest A, the velocity at point B। बच्चों तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो वेलोसिटी B पॉइंट पे पूछी गई। ये अगर 60 डिग्री है तो सब 60 डिग्री हो जाएगा, और A से बच्चों B तक यहाँ तक लेके गए हुए हैं। तो ये भी अगर हम बात करें तो 10 kg है और रेडियस 10 है। तो यहाँ से जब यहाँ खींच के लाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब कौन कौन वर्क करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा, और दूसरा बच्चों ये जब ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां जाएगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा लेते बच्चों। ठीक है, तो पहले वर्क डन बाय दिस फोर्स बराबर दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना बच्चों 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 10, तो 2।
अब बच्चों क्या होगा, कुछ वर्क ग्रेविटी में खर्चा होगा, तो ये 10 है और ये एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा 30 के बराबर। तो हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी, 10 साइन 30 के बराबर। तो अगर हम बात करें दैट इज 2000 माइनस का 10 mgh 10 साइन 30, मास कितना बेटा 10 kg, जी कितना है बेटा 10, तो ये आ जाएगा, यही जो वर्क है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना बेटा 1500 बराबर 5 इंटू वी स्क्वायर, तो आ जाएगा बेटा 300, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा दैट इज 300। तो वी बराबर बेटा अंडर रूट ऑफ 300, अंडर रूट 300 आंसर में। तो बेटा 100 रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो 1.732 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 17 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यू एंड हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, तो देखो बच्चों जरा ध्यान से, जैसे हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पहले अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये वाला ग्राफ देखो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही, तो सही है बच्चों। इस वाले में देखो बच्चों ध्यान से, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हुआ, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों फिर का, ठीक है, एक आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, तो एक इंजन है जो फोर्स लगाता है दैट इज 20 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप, मूव विद वेलोसिटी v बराबर 6 आई कैप प्लस का 20 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो वह पूछा पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज एफ डॉट वी, एफ डॉट वी है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 120 और माइनस का 60 और प्लस का 15, तो आ जाएगा 135 और माइनस का 16 बराबर 75। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन 6 का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों। A constant power P is applied on a particle of mass m. The distance traveled by the particle when velocity increases from, तो एक पार्टिकल है बच्चों जिसपे कांस्टेंट पावर अप्लाई करी जाती है, P कांस्टेंट है, ठीक है, और जिसका मास m है, तो पूछ रहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी v1 से पहुंच गई है v2, तब तुमको उसके बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो अगर हम बात करें पावर, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो P इज इक्वल टू बेटा m इंटू ए इंटू वी, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी डी वी बाई डी एस इंटू वी, तो P बाई एम बराबर बच्चों P बाई एम, और डी एस को इधर भेज देते हैं, इंटू डी एस बराबर वी स्क्वायर डी वी। अब बच्चों जब वेलोसिटी थी हमारी कितनी v1, तो डिस्टेंस थी 0, जब वेलोसिटी v2 तो हो गया s, इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ बच्चों, तो p बाई एम इंटू एस बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, दैट इज v क्यूब बाई 3, और बच्चों लिमिट v1 से लेकर के v2, तो s बराबर आ जाएगा दैट इज
एस बराबर एम बाई 3p इंटू V2 क्यूब माइनस का V1 क्यूब। चेक करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, V2 क्यूब माइनस का V1 क्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन है, चेक कर लो। बढ़िया सवाल था बच्चों, ठीक है, पेपर अच्छा है, क्वेश्चन ठीक है, नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। इन शॉर्ट पुट इवेंट एथलीट थ्रो अ शॉर्ट पुट ऑफ मास 10 kg। एक शॉर्ट पुट है जिसका मास है 10 kg, हैव इनिशियल स्पीड u बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हैव इनिशियल स्पीड एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, एंड फ्रॉम हाइट 1.5 मीटर। तो ए 1.5 मीटर की हाइट से एक शॉर्ट पुट थ्रो करता है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10, द काइनेटिक एनर्जी व्हेन शॉर्ट पुट जस्ट हिट एट द ग्राउंड। तो बच्चों ये जब हिट करेगा ग्राउंड को तो इस समय इसके पास दोनों एनर्जी होंगी, जितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, जितनी वेलोसिटी फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से हिट करेगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी क्या होगी इसके पास में, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ एम कितना बेटा दे रखा हुआ है 10 kg, वी स्क्वायर कितना 1 प्लस का एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना बेटा है 10 kg, जी कितना बेटा 10 है और एच कितना बेटा 1.5, तो इधर कितना 5 के बराबर। तो टोटल एनर्जी आएगी दैट इज 155 जूल। चेक करो बच्चों, क्योंकि हाइट से फेंका गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जरा देखिए। अ हैवी पार्टिकल इज हैंगिंग फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद स्पीड। तो v बराबर बेटा अंडर रूट GL कर लो, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे द स्पीड ऑफ पार्टिकल वेयर टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द पार्टिकल। तो देखते हैं बच्चों, तो अगर हम बात करें बच्चों, ये mg होगा, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 2GL के बराबर। यहाँ पर एट एंगल ऑफ थीटा मैं मान लेता हूँ बच्चों, तो ये मास था m, ये लगेगा mg, इधर आ जाएगा बेटा mg cos थीटा, और पूछा उस समय वेलोसिटी जिस समय टेंशन किसका वेट के बराबर हो। तो अगर हम बात करें mg माइनस का mg cos थीटा बराबर बेटा mv स्क्वायर बाई r। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते बच्चों, ठीक, ये मान लेते हैं r है या l है, l है, और इसको बच्चों mv स्क्वायर बाई l लिख लेते हैं। l रेडियस है। तो बच्चों वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो k फाइनल दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ m इंटू यू स्क्वायर, और बराबर बच्चों और क्या हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो प्लस का वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा बच्चों, दैट इज नीचे की तरफ mg लग रहा था, कितनी डिस्टेंस चला, तो टोटल होगी दैट इज l माइनस l कॉस थीटा। टोटल l है, l कॉस थीटा ये होगी, तो l माइनस l कॉस थीटा, ठीक है।
तो दैट इज mg L माइनस L cos थीटा बराबर 0। तो mg L माइनस L cos थीटा, तो यहाँ पर हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ m इंटू यू स्क्वायर, तो u कितना हो जाएगा, दैट इज 2gl के बराबर प्लस, अब देखो बच्चों l कॉमन ले लेते हैं, तो l कॉमन लेंगे तो l इंटू एम वी स्क्वायर बाई एल आ जाएगा। चेक करो जल्दी से बच्चों, एम जी अंदर लिया इधर लिखा, तो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। और तो रहेगा बच्चों हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ एम इंटू 2gl माइनस का एम वी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो v वाले टर्म एक तरफ लगते हैं, ठीक है, तो v वाले टर्म एक तरफ रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस का एम वी स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज एम जी एल, तो m से m कैंसिल बच्चों, यहाँ से ये वी स्क्वायर तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 3/2 वी स्क्वायर बराबर जी एल, तो बच्चों वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा दैट इज 2gl बाई 3, तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gl बाई 3, अंडर रूट 2gl बाई 3 बच्चों, अंडर रूट 2gl बाई 3 बच्चों, नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से बच्चों बोनस होगा, ठीक है। A particle is released from the top of inclined rough surface of height h and the angle of, क्या सवाल है बच्चों, inclination of two plane 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। all other factors the coefficient of mass block सेम, ठीक, सब सेम है, k1 है k2 the kinetic energies। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास दो एलिवेशन दे रखे हुए हैं, एक है 60 डिग्री पे और एक है 30 डिग्री पे। तो मान लेते बच्चों ये h हाइट है, ये d1 डिस्टेंस है और ये क्या है d2। पहले वाले के लिए 30 डिग्री है, तो पहले वाले के लिए 30 डिग्री। तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है मास ऑब्जेक्ट, तो उसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा mg, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो म्यू एम जी कॉस थीटा और इंटू बेटा डी डिस्टेंस, अगर हम बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो h बाई डी, तो d बराबर आ जाएगा दैट इज h बाई साइन थीटा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर हम बात करें बच्चों तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू h बाई साइन थीटा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा दैट इज म्यू एम जी एच कॉट थीटा। तो अगर हम बात करें बच्चों तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है दैट इज कॉट थीटा, तो 1/10 थीटा, 10 30 की वैल्यू कितनी बेटा है √3/2, 10 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1/√3,
तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 बच्चों। तो इसके लिए √3 का फैक्टर बनेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज mgh माइनस का वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये वाला वर्क डन ज़्यादा होगा, तो ये बच्चों ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का ज़्यादा घटेगा और दूसरे वाले का कम घटेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, दैट इज K2 इज ग्रेटर देन K1, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले केस में ज़्यादा आ रहा है, सेकेंड केस में कम आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, दैट इज K2 इज ग्रेटर देन K1, तो थर्ड ऑप्शन। लेकिन एक बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, if the water fall from the dam in turbine wheel 19.6 मीटर बिलो। तो एक डैम से वाटर फॉल होता है जो 19.6 मीटर बिलो है, ठीक है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर टर्बाइन। तो बच्चों अगर हम बात करें एम जी एच बराबर हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे तो m से m कैंसिल बच्चों, और ये हो जाएगा दैट इज 19.6 इंटू 9.8 इंटू 2 बराबर v। तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 बराबर v स्क्वायर। तो v बराबर बच्चों 19.6। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देख लो बच्चों जरा ध्यान से। टू पार्टिकल्स आर सीन कोलाइड टुगेदर जॉइंटली टुगेदर आफ्टर कोलिजन बच्चों, ड्यूरिंग सच कोलिजन फॉर द टोटल सिस्टम। तो बच्चों एक पार्टिकल ये है, इसका मास m1 मान लो, कुछ भी मान लो, ये दोनों बच्चों कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद दोनों क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, m1 और m2, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें इस सिस्टम में, तो मोमेंटम जो बच्चों हर एक कोलिजन में कंजर्व होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो बच्चों पहले मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, नाइदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नॉन लीनियर मोमेंटम बच्चों, ठीक। बोथ मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ये हो सकता है बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व बट लीनियर मोमेंटम नॉट। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो हो ही नहीं सकता बच्चों। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व। तो अब बच्चों अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में। तो बच्चों अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में अगर हम बात करें तो दोनों एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। ऐसे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं हो गई, लेकिन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो। मैकेनिकल एनर्जी बच्चों बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जी का जो सम होगा बच्चों वो कांस्टेंट होगा। तो यहां पर बच्चों एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व, तो बच्चों यहां से सेकेंड ऑप्शन सही होगा, दैट इज बोथ मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है बच्चों। तो इसका सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, अ पार्टिकल मूव इन वन डायमेंशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स वैरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल शोन इन फिगर, द काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट पे है बच्चों, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो अगर हम बात करें W बराबर क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या देगा, वर्क डन। तो W बराबर एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4, और ये बच्चों कितना है, ये 1 है, और ये कितना है बेटा, ये है 1। तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, और ये 1 है, ये हो जाएगा 2। तो बच्चों दैट इज 6.5, तो 6.5 जूल। तो 6.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14,
तो फोर्स दे रखा हुआ है दैट इज माइनस ऑफ एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। तो वर्क डन निकालना बच्चों जब पार्टिकल मूव करता है 1 से 0 और 0 से 1, तो एक्स डायरेक्शन का वर्क डन निकालते हैं। डब्ल्यू इन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट बच्चों कहाँ से 1 से 0, तो डब्ल्यू एक्स बराबर आ जाएगा दैट इज माइनस साइन बाहर आ जाएगा बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है बच्चों 1, तो बच्चों वर्क डन बाई, तो माइनस ऑफ 0 आ जाएगा, माइनस का बच्चों 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्क डन इन एक्स एक्सिस बराबर 1/2 जूल। वाई में चेक करते हैं बच्चों, वाई डी वाई, तो वाई में अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर बाई 2 और वर्क डन, तो कहाँ से कहाँ बच्चों 0 से 1, तो 0 से 1, तो बच्चों 1/2 आ जाएगा। दोनों वर्क को उठा के जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 जूल। चेक करो बच्चों, तो सेकेंड ऑप्शन 14 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, इन इलास्टिक कोलिजन टू बिलबोर्ड balls the kinetic energy is conserved during the short time of collision of the ball। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, तो एनर्जी स्पेंड ड्यू टू, बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, तो बच्चों असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक सही, थर्ड ऑप्शन होगा असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास बच्चों 200 ग्राम एंड लेंथ बच्चों 1.5 मीटर carries a current 2 ampere suspended in mid-air uniform horizontally beam, what is the magnitude of magnetic field। तो बच्चों अगर हम बात करें आई एल बी बराबर एम जी, तो बी बराबर बच्चों दैट इज एम जी बाई आई इंटू एल। तो बच्चों मास 200 ग्राम, तो 0.2 kg, जी कितना बेटा 10, आई कितना बेटा 2 एम्पियर, लेंथ कितना बेटा 1.5। तो अगर हम बात करेंगे तो आई एल बी, तो 5 2 जा 10, 2/3, तो मेरे ख्याल से 0.65 टेस्ला आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, एलिमेंट ऑफ डेल्टा एक्स इज प्लेस्ड इन ओरिजिन। तो इसमें बच्चों एक एलिमेंट है जिसमें करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाई एक्सिस दे रखा हुआ है 0. तो वाई डिस्टेंस दे रखा हुआ दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बाई। तो बच्चों अगर हम बात करें डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई, आई की वैल्यू 10 एम्पियर, डी एल लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 आई डी एल साइन थीटा साइन 90 बाई आर स्क्वायर बच्चों दैट इज 0.25 डिस्टेंस दे रखा हुआ है। खत्म खत्म, 4 पाई खत्म, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 10/25 इंटू 10 की पावर -7। लेकिन बच्चों सारे ऑप्शन 10 की पावर -8 में दे रखा हुआ है, तो b इज इक्वल टू दैट इज 100/25 इंटू 10 की पावर -8, तो 4, तो b इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -8।
4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला, सेकेंड ऑप्शन बच्चों। पेपर में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, a 100 ton closely bonded on circular coil of radius 10 सेंटीमीटर, तो 100 टन बांधे गए हैं, रेडियस जिसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करंट जिसमें दे रखा है 3.2 एम्पियर, और is placed in vertical plane to rotate diameter, the uniform magnetic field B दे रखा हुआ है, B दे रखा हुआ 2 टेस्ला, in the horizontal axis, initially axis is in direction of coil, the coil is rotated through 90 degree, the influence of magnetic field, what is the magnetic torque, ठीक है। तो टॉर्क की अगर हम बात करें क्या होता है बच्चों, दैट इज m क्रॉस b, या बच्चों एम बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा दैट इज एन आई ए इंटू बेटा बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा हैं, दैट इज 2000, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा है, दैट इज 100, और करंट कितना है बेटा 3.2 एम्पियर, एरिया और एरिया ऑफ तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.4 इंटू आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटा 2 टेस्ला के बराबर है। तो पहले केस में बच्चों टॉर्क तो जीरो होगा, इनिशियली टॉर्क जीरो होगा, तो ये भी सही हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों, जब थीटा बराबर आई एम बी साइन थीटा, तो साइन 0 बराबर 0, अब थीटा बराबर 90 तो 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, दैट इज ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 100 खत्म इधर, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इज 3.2 और इंटू बेटा 3.2 इंटू 2, तो 3.2 इंटू 2, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों ऑलमोस्ट 10 के बराबर आ जाएगा, जरा चेक करो। तो पहले तो बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और बाद में बच्चों होगा दैट इज थीटा बराबर 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं, कैरिंग करंट 8 एम्पियर और दूसरा करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को लिखते हैं 0.04 मीटर। तो पहली बार डायरेक्शन सेम है, तो बच्चों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो, या तो फिर फर्स्ट होगा या तो फिर फोर्थ होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन, तो एक बच्चों वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वायर ए, तो ए वाले पे मान लेते हैं ए ये है और बी ये, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा दैट इज आई बी एल, ठीक है। तो आई करंट कितना बेटा 8 है, बी कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक, इंटू 2 बाई डी, और इंटू बेटा लेंथ, लेंथ कितना है 0.1 मीटर, चेक करो बच्चों। तो 8 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 0.04 इंटू 0.1, लेंथ है बच्चों, तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से बच्चों एक जीरो खत्म खत्म, 4 पाई खत्म, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 10 की पावर बच्चों, तो एक जीरो इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -5,
तो 4 इंटू 10 की पावर -5 अट्रैक्टिव नेचर का बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, अ क्लोजली बॉन्ड सोलेनाइड ऑफ लेंथ, एक सोलेनाइड है बच्चों जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, हैव 5 लेयर ऑफ बाइंडिंग, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे बच्चों, दैट इज 400 इंटू 5 बराबर 2000, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर, लॉन्ग सोलेनाइड है। द करंट इन सोलेनाइड दे रखा हुआ है 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड एट द सेंटर, तो सेंटर पे सोलेनाइड क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 2000 टर्न हुए थे बच्चों, लेंथ कितनी 0.8 है, करंट कितनी बच्चों है दैट इज 8 एम्पियर, तो ये खत्म 8 8 खत्म हो गया बच्चों, और ये आ गया, तो आ जाएगा बच्चों दैट इज 8 पाई, B इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ, तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बच्चों, तो पहले बायोट-सावर्ट लॉ की बात करें तो dB बराबर दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अ क्लोजली बॉन्डेड सोलेनाइड हैव 2000 टर्न, नंबर ऑफ टर्न दे रखा हुआ है 2000, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा हुआ है बच्चों दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर और इज सस्पेंडेड थ्रू अ सेंटर allowing the north along the turn horizontal plane, ठीक है। The force and torque on solenoid uniform horizontal magnetic field, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो B बराबर दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁴, तो बच्चों अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों फोर्स तो 0 होगा, है ना, लेकिन टॉर्क होगा बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अब पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा बच्चों दैट इज एम बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए बी, तो टॉर्क नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2000, करंट की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, एरिया कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻4 और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। चेक कर लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का 4 सही। क्वेश्चन नंबर 23, तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेट और सोलेनाइड कंटिन्यूअस क्लोज लूप, तो बच्चों यही डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। द टेंजेंट ऑन द फील्ड
if the point represented the direction of net magnetic field at point B। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कहीं पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो वहाँ पे इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये भी सही है। तो बच्चों तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। बात सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, two magnetic field line never intersect each other। क्वेश्चन सही है बच्चों। The direction of magnetic field would not be unique at a point of intersection। बिल्कुल सही बात बच्चों। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, मान लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये P पॉइंट है जहां पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं टच कराता इंटरसेक्ट कराता हूँ। तो बच्चों अगर हम बात बताएं तो B1 के हिसाब से डायरेक्शन ये होनी चाहिए और B2 के हिसाब से डायरेक्शन ये होनी चाहिए T2, और B1 के हिसाब से डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों तो रीजन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, when a bar magnet of a dipole moment m is placed in uniform magnetic field then। तो बच्चों अगर कोई बार मैग्नेट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी जाएगी, नॉर्थ साउथ है। तो बच्चों उस पर एफ नेट फोर्स तो होगा 0, लेकिन नेट टॉर्क होगा दैट इज m क्रॉस d, और बच्चों दैट इज md sin थीटा। तो यही सारी बातें बोलेंगी। द फोर्स इज नॉन जीरो, गलत बात। टॉर्क ऑन इज m क्रॉस d बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी mb बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों सिंगल करेक्ट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी m डॉट b। तो बच्चों 25 का सेकेंड ऑप्शन। ये हुए बच्चों 25 क्वेश्चन, लेकिन पेपर काफी मेरे हिसाब से ये पीसीटी लेंदी था थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन जो थे वो नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर थे, लेकिन आपको ये पेपर करना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 45 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। पीसीटी का एग्जाम है और आशा है कि आप लोगों का अच्छा हुआ एग्जाम। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर अ मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बी नॉट, एच इज इक्वल टू म्यू नॉट बी नॉट, और फोर्थ हमें दिया है नन ऑफ दिस। तो बेटा क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे बेटा हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है इस तरह, और हमने क्या कर लिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। हमने माना जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं, तो मान लो मैंने जो है इस मटेरियल को जब रखा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो बी नॉट फील्ड है जो उसको वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा। तो ये जो मैग्नेटाइज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम ये टर्म यूज करेंगे। उसका क्या नाम होगा बेटा, उसका नाम होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी फील्ड है बी नॉट, इसको जब हम लोग म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वही हमारी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 2i plus 3j is subjected to the magnetic field of 4k, then its नंबर ए लिखा है path will be changed, B speed does not change, और सी है हमारा पाथ मस्ट बी सर्कुलर, और डी है हमारा मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें चार जो है कंडीशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से जो कंडीशंस है, कौन सी स्थितियां हैं वो सही हैं। तो बेटा अगर हम पहला देखें, पाथ विल चेंज,
तो बेटा पाथ उसका चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे I+3J है और यहाँ पर 4K है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या होंगे? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो है मूव करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पाथ विल बी चेंज, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है कि पाथ जो है चेंज होगा। सेकंड है स्पीड डज नॉट चेंज, तो बेटा सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो स्पीड डज नॉट चेंज, तो बी भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पाथ मस्ट बी सर्कुलर, तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो पाथ हमारा सर्कुलर ही होगा, तो सी भी हमारा क्या है? करेक्ट है। और हमारा डी है कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अगर हम ऑप्शन की ओर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी, सेकेंड है ऑल, थर्ड है हमारा ABC और फोर्थ है हमारा नन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज इज रिलेटेड विद टेम्परेचर एज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सेकेंड है हमारा टी टू द पावर 1 और थर्ड है हमारा प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -1 और फोर्थ है हमारा प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -2। तो बेटा हमने क्यूरी-वीज लॉ जो है पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू क्यूरी-वीज लॉ आपका Xim इज इक्वल टू क्या होता है? C/T। तो Xim इज इक्वल टू आपका C/T है, तो यानी कि हमारा जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर -1 के। डायरेक्ट आंसर हमें मिला, तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -1। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज हाई रेटेंटिविटी, लो कोरिसिटिविटी, और सेकंड है हमारा लो रेटेंटिविटी हाई कोरिसिटिविटी, और थर्ड है हमारा लो रेसिस्टिविटी लो कोरिसिटिविटी, और फोर्थ है हमारा हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरिसिटिविटी। तो बेटा हमारा हम जानते हैं कि जो मटेरियल होता है परमानेंट मैग्नेट वो क्या होता है? हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरिसिटिविटी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30, क्यूरी-वीज लॉ इज ओबेड बाय आयरन एट द टेम्परेचर बिलो क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर, थर्ड है हमारा एट क्यूरी टेम्परेचर ओनली, एंड फोर्थ है हमारा एट ऑल टेम्परेचर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्यूरी-वीज लॉ ससेप्टिबिलिटी जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है ऑफ फेरोमैग्नेट मटेरियल डिक्रीजेस अबव द सर्टेन टेम्परेचर एंड इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो Xi इज इक्वल टू आपका होता है, Xi इज इक्वल टू होता है आपका C/T माइनस TC। तो बेटा हमारा जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, अबव द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। A long thick metallic cylinder of radius r has a current of I ampere uniformly distributed over its circular cross section, then magnetic induction B away from the axis at the distance r from the axis varies as shown। तो बेटा हम जानते हैं कि B is directly proportional to R किसके लिए होता है? हमारा inside the conductor, और B is directly proportional to 1/r outside the conductor। तो B is directly proportional to R किस लिए होता है? हमारा inside the conductor के लिए, और B is directly proportional to 1/r हमारा जो है outside conductor के लिए होता है। तो यानी कि फर्स्टली हमें क्या मिलेगा? सो inside the conductor graph will be straight line and outside the conductor is rectangular hyperbola। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि पहले हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा देन हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, हमारा ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर the follow circuit is used. The resistance block 1 is said to be resistance R and resistance block 2 is said to be resistance S. Then हमारा पहला ऑप्शन उसने दिया है both R and S should have high values, both R and S should have small values, R should be high but S should be low, R should be low but S should be high। तो बेटा हमें यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं
हम लोगों ने क्या है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है कि हम गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस फाइंड हम करते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। और हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में हमने इसके क्या जोड़ रखा है, एक शंट जोड़ रखा है। तो शंट की वैल्यू एज कंपेयर टू ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा लो होती है। तो यानी कि हमारा क्या ऑप्शन आएगा कि R शुड बी हाई बट S शुड बी लो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिकॉशन इन मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो बेटा ये भी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से ही क्वेश्चन है। तो पहला है हमारे पास इस तरह का हमारा कुछ सिनेरियो रहता है कि हमारे यहाँ पे की लगी है, ठीक है, और इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक जो है शंट जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा शंट है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। और R की जो वैल्यू होती है वो शंट जो लगा होता है हमारा पैरेलल में उसके कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारा इस तरह से जो हमारा यहाँ पे I जो है जाता है, I करंट होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमने माना जो हमारे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से जो हमारी करंट जा रही है IG करंट है वो हम लोग क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है। ठीक है, तो बेटा हम लोग करंट जो है बहुत ही हाई इसमें से नहीं गुजरती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि EMF ऑफ द बैटरी शुड बी कांस्टेंट व्हाइल टेकिंग रीडिंग। तो EMF हमारा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। यूज द हाई वैल्यू ऑफ R एज प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल होती है। तो बेटा हम लोग R जो है बहुत ही वैसे भी हाई यूज करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा R जो है एडजस्ट R सच एज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑफ ऑड डिवीजन। और हमारा फोर्थ है द करंट इन द सर्किट शुड बी पुट आ वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत ही स्मॉल होती है। तो हमारा फोर्थ भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और हमारा कौन सा ऑप्शन रॉन्ग मिला हमें, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कि अ करंट I ampere flows in the circular arc of wire whose radius is R, which subtend an angle 3 pi by 2 radian at its center. The magnetic induction B at the center is। तो बेटा हमसे किस लिए पूछ रहा है, हमसे 3 pi by 2 पे पूछ रहा है। तो हमारा B का क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R होता है। तो हमारा एंगल जो है यहाँ पे क्या है, 3 पाई बाई 2 इंटू I बाई R। तो बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया और 2 इंटू 4 हो गया हमारा 8। तो हमारा आया यहाँ पे 3 म्यू नॉट 8 I बाई R। तो बेटा हमारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है, 3 म्यू नॉट अपॉन 8 I बाई R। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। in the figure shown the magnetic induction at the center of their arc due to the current इन पोर्शन ए बी। बेटा यहाँ पे पोर्शन ए बी हमें दिया है और सेंटर ओ दिया है और करंट इस तरह से हमारी पास हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 बेटा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए बी पोर्शन में जो करंट के कारण क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ओ पर क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ओ लाइज ऑन ए बी। तो हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए बेटा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज टू द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विल बी। तो बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड है हमारा रेडियली आउटवर्ड, थर्ड है हमारा सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और फोर्थ है हमारा हेलिकल। तो बेटा हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है क्लोज टू द स्ट्रेट कंडक्टर में वो कैसी होती है, सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर द कंडक्टर, कुछ इस तरह की कि हमारा यहाँ कंडक्टर होता है, ठीक है, और कैसा पैटर्न बनाती हैं, वो सर्कुलर पैटर्न बनाती हैं।
तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड कि सर्कुलर इन द प्लेन परपेंडिकुलर द कंडक्टर। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनिफॉर्म वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, as current I enters at A and leaves at C as shown in the figure. If the length ABC is half of the length ADC, the magnetic field at the center O. जैसा कि बेटा हम लोग फिगर में देख रहे हैं, two field induction are equal but opposite in direction, so resultant magnetic induction at the center will be 0 and independent to the theta. तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा? हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इंडक्शन है वो सेंटर पे क्या होगा? 0 होगा और इंडिपेंडेंट होगा थीटा से, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अ सर्कुलर कॉइल A has a radius R and the current flowing through it is I. Another circular coil B has a radius 2R and if 2I is the current flowing through it, then the magnetic fields at the center of the circular coil are in the ratio of, that is BA to BB. तो बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है किस चीज की वैल्यू दी है? हमें करंट की वैल्यू दी है, हमें डिस्टेंस की वैल्यू दी है, यानी कि हमें लेंथ दिया हुआ है। यहाँ पर हम फॉर्मूला हमारा क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा है हमारा I बाई आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं B1 बाई B2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू R2 बाय R1। तो बेटा हमें जो भी कंडीशंस दी हुई है, हमारा रेडियस यहाँ पे 2R है, लेंथ हमें 2L दी है, जो हमें कंडीशंस दी है हम क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? I अपॉन 2I इंटू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2L अपॉन L। तो हमारा 2 से 2 जो है हमारा कट गया, I से I कटा, L से L कटा, तो हमारा आया यहाँ पे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो रेशियो आया हमारा 1:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, 1:1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L कैरिंग करंट I इज। तो बेटा यहाँ पर हमें दे रहा है कि हमारे जो कॉइल्स हैं उनमें n टर्न्स है और कौन सा शेप बना रहे हैं? स्क्वायर शेप बना रहे हैं। तो बेटा हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हमें उसने कंडीशन दी है कि वो स्क्वायर फॉर्म में है n टर्न्स, तो हमारा स्क्वायर फॉर्म में हमने माना n टर्न्स है। ये हमारा सेंटर है। अगर हम एक साइड के लिए निकालें, लेंथ L है हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जो एंगल आएगा हमारा आएगा 45 डिग्री और यहाँ पे भी एंगल आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ स्क्वायर एट द सेंटर O, हमारा क्या हो जाएगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R या L, हमारी लेंथ जो है L है, इंटू 2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पे? 2 साइन 45 डिग्री। तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई L इंटू 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। तो 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आया हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2L। तो बेटा हमारे B1 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है। ये तो हमारा जो है एक साइड के लिए था और हमारे पास स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स के पीछे हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू B1, यानी कि हमारा आएगा 4 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 बाई अंडर रूट 2L। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम लोग सॉल्व करने के लिए अंडर रूट 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या आया? 4 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 2। तो 2 म्यू नॉट अंडर रूट 2 अपॉन आया पाई 2L। तो 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो गया, आया हमारे पास म्यू नॉट अंडर रूट I बाई आर। बेटा हमारा यहाँ पे चल रहा है I बाई L, हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा यहाँ आया म्यू नॉट अंडर रूट 2 पाई
L इंटू आई। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सही आ रहा है, और यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई बाई n, तो म्यू नॉट अंडर रूट 2 आई n अपॉन पाई l। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अंडर रूट 2 म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई n। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 40, A and B are the two concentric circular conductor of center O and the carrying currents I1 and I2 as shown in the adjacent figure. If ratio of their radii is 1:2 and ratio of the flux density at O due to A and B is 1:3, then the value of I1 and I2 या I1 upon I2 is। तो बेटा हमसे I1 upon I2 की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि B is directly proportional to I by R, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो B is directly proportional to I by R, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू R2 बाई R1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो B1 बाई B2 का हमें क्या रेशियो दिया है, 1/3 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू हमें यहाँ पर किसका रेशियो दिया है, हमें रेडियस का रेशियो दिया है, और हमसे करंट उसने पूछा है, करंट का रेशियो पूछा है, तो I1 बाई I2, और रेडियस का उसने हमें दिया हुआ है, R का जो रेशियो दिया है उसने दिया है 1:2, यानी कि हमारा यहाँ जो है रेसिप्रोकल में है, इनटू आ जाएगा हमारा 2/1। तो I1 बाई I2 हमारा यहाँ पे क्या आया बेटा, 1/6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 1/6। ठीक है, और हमारे करंट के रेशियो है 1:6। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट इज सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 × 10⁻⁻² टेस्ला। द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फॉर्म्स इट्स मोस्ट स्टेबल ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन इज। तो बेटा मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पूछ रहा है। हम जानते हैं कि हमारा W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। तो बेटा हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फॉर्म्स इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो स्टेबल पोजीशन के लिए हमारी कॉस में क्या वैल्यू होती है, या हमारा क्या एंगल है, और स्टेबल के लिए हमारा क्या एंगल है, दोनों ही पुट करते हैं। तो W इज इक्वल टू MB cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, यानी कि हमारा cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस -1। तो बेटा हमारा यहाँ पे आया MB इंटू 2 MB। M की वैल्यू हमको दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे M की वैल्यू हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो मूवमेंट दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0.5 है, तो 0.5, और हमें यहाँ पर और बेटा क्या दी हुई है, फील्ड दी हुई है, फील्ड दी है यहाँ पे 8 × 10⁻²। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 × 10⁻²। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है, 8 × 10⁻² जूल। बेटा क्वेश्चन नंबर 42, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आपको 4 जो है स्टेटमेंट दी हैं, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो बेटा यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1 दिया है कि अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है हमारा अट्रैक्ट स्ट्रांगली टूवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सी है हमारा हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0, और डी है हमारा मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमारे यहाँ पर 4 जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा हमारा सही है। तो सबसे पहला बेटा हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा हमारा ट्रू है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जो एटम डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड जो है के डायरेक्शन में खुद अलाइन हो जाते हैं। और सेकंड बेटा हमारा क्या है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट जो है होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की तुलना में अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है। तो और बेटा हमारा सी नंबर है,
यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर है, ये अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा क्या है, गलत हो गया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के कंपेयर में क्या होते हैं, कम होता है इनका अट्रैक्शन। बेटा थर्ड है हमारा कि हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0, तो सी के लिए हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रू है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में छोटे होते हैं, आमतौर पर 0 से ज्यादा, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है उससे बहुत ही कम होती है। तो हमारा सी स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है, सही है। डी हमारा क्या बोलता है, डी हमारा बेटा यहाँ पे है कि मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा ये तो हमारा गलत है। कैसे गलत है कि हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसका मतलब है कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ते हैं, इसके लिए इसके अपोजिट नहीं। तो बेटा हमारा जो डी है स्टेटमेंट वो हमारा गलत हो गया। तो हम देखें कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि स्टेटमेंट ए और सी हमारा करेक्ट है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 43, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्जन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो बेटा असर्जन रीजन का हमारा क्वेश्चन है, तो असर्जन रीजन हमें दिया हुआ है। असर्जन में बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, और रीजन हमें दिया है सॉफ्ट आयरन हैज हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। तो बेटा हम पहले असर्जन देखते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पे है असर्जन जो है हमारा ट्रू है, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट आयरन का यूज इसके गुणों के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है। और रीजन है बेटा सॉफ्ट आयरन हैज हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, तो ये हमारा ये भी क्या है, हमारा ट्रू है, क्योंकि हाई परमेबिलिटी का मीन है कि सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज हो सकता है, जबकि लो रिटेंटिविटी का मीन है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो मैग्नेटिज्म बरकरार नहीं रखता है ये, इसलिए दोनों ही हमारे क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बेटा करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बेटा हमें दिया है, फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू Xi इज लेस देन 0 where Xi is the magnetic susceptibility। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि diamagnetic substance when placed in a external magnetic field tend to move from stronger to weaker part of the field। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है बेटा हमारा क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये उसने कंडीशन दी है वेयर Xi इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो है क्या, ये एक मेजरमेंट है बेटा जो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज नेगेटिव होती है, आमतौर पर मैग्नीट्यूड में भी स्मॉल होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा डायमैग्नेटिज्म है वो सब्सटेंस के लिए क्या होता है, -1 is less than greater than Xi is less than 0। तो ये हमारी जो कंडीशन है बेटा हमारी क्या है, सही है। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारा यहाँ पर कि diamagnetic substances when placed in an external magnetic field tends to move from stronger to weaker part of the field। तो बेटा ये हमारा क्या कह रहा है कि जो अच्छा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा मतलब जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड से वीक रिपल्शन का अनुभव होता है। ये सब्सटेंस में जो होता है क्या करता है, इंडक्टिव मैग्नेटिक डायपोल के कारण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। कंक्लूजन इसका ये है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली फील्ड से वीक जो मैग्नेटिक फील्ड वाली फील्ड में की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू।
तो बेटा हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 हुआ। नेक्स्ट है, ये भी हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है बेटा हमारा, ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो और सेकंड हमारा स्टेटमेंट है कि डायामैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा स्टेटमेंट 1 हम सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं कि ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेटा हमने क्यूरी लॉ पढ़ रखा है कि Xi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T या Xi इज इक्वल टू C/T। और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए हम जानते हैं कि Xi इज इक्वल टू C/T-TC, जैसा कि हम पीछे भी क्वेश्चन में ये चीज पढ़ चुके हैं कि Xi इज इक्वल टू C/T-TC। तो ये हमारा जो है क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिज्म के लिए, और सेकंड कंडीशन जो है हमारी क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। तो बेटा हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा करेक्ट होगा कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म जो है सब्सटेंसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज द टेम्परेचर। तो बेटा हमारा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 हमारा कहता है कि डायामैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा डायामैग्नेटिज्म जो है वो क्यों होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने पर ऑर्बिटिंग कर रहे इलेक्ट्रॉन के नॉन कोऑपरेटिव जो बिहेवियर होता है उसके कारण होता है। तो बेटा हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है, हमारा करेक्ट है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है दोनों ही करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बेटा हमारा जो है डिस्कशन पूरा हुआ और आशा है कि आप पेपर अच्छा करे होंगे और आगे का पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। थैंक यू।